डोनाल्ड ट्रंप का आगमन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक भूचाल, एडवेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड a tremor in international relations. Actually, this has been a burning issue these days. क्योंकि जिस समय से डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण हुआ, दुनिया में एक उथल पुथल की आशंका बनी हुई है कि देयर मे बी अ पॉलिटिकल अपहेवल्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ऐसी संभावना किस आधार पर। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एक बात मैं बता दूं, थोड़ी सी यहाँ ये संभावना पूरी तरह बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी उसके ओथ टेकिंग की, शपथ ग्रहण की, डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके बाद उसकी लाइन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसे फॉर्म होती है, उसकी फॉरेन सेक्रेटरी से लेकर पर्सनल सेक्रेटरी तक किस कैंडिडेट के लोग आते हैं, उनकी पॉलिसी कैसी होती है, इस पर डिपेंड करेगा बहुत हद तक उसके फॉरेन पॉलिसी की दिशा। लेकिन इसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2O। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो 1O का टेन्योर था, जो हमारा पहला टेन्योर इसका 2016 के बाद जो बीत गया, तो जो बीते हुए टेन्योर है वह उसके बाद फिर यह सेकेंड टेन्योर इसका एक गैप लेकर आया है, जो दुनिया में अपने आप में कहे तो अमेरिकन हिस्ट्री की दूसरी घटना है। तो उस पहली संभावना के आधार पर हम दूसरी संभावना की परिकल्पना कर सकते हैं कि व्हाट मे बी द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंटली, इन व्हाट वे इट इज गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल अपहेवल्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस दिशा में, उस संभावना की ओर ले चलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें किस प्रकार की संभावना दिख रही है। तो चलिए, एडवेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप का आगमन, और डायरेक्शन इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी इंटरनेशनल रिलेशन की दिशा, डायरेक्शन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब चलते हैं कहां से शुरू करें। तो मैं स्टूडेंट्स, मैं पहले ये जो मेरा लेक्चर है मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज का लेक्चर है, ये प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर नहीं है। लेकिन मैं एक दो अमेरिकन प्रेसिडेंट का रेफरेंस देना चाहूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, जिसको बनाने में कुछ हद तक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था उसकी भूमिका थी। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जब डेथ हुआ 1945 में, तो उसके बाद उसका सक्सीडिंग जो प्रेसिडेंट आया उसका नाम था ट्रूमैन। एंड ट्रूमैन के साथ एक नए युग का आगमन हुआ था, बिकॉज अमेरिका का एक्सपेंशन हुआ था। मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आप वहां पर एक आपको अमेरिकन पॉलिसी देखना पड़ेगा। वह पॉलिसी कहलाती है पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म। मतलब कि आप अगर यूएसए के फॉरेन पॉलिसी के हिस्ट्री का अध्ययन करोगे तो इन कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएसए यू विल कम टू नो अबाउट द फेमस और द यू कैन से मोस्ट प्रोपाउंडेड मुंडो डॉक्ट्रिन। व्हाट इज मुंडो डॉक्ट्रिन? मुंडो सिद्धांत, जो 1823 में अमेरिकन प्रेसिडेंट मुंडो ने दिया था। उस सिद्धांत का मानना यह था कि भाई जो लैटिन अमेरिका है वह अमेरिका का गलियारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, और उसमें किसी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इट वॉज अ वार्निंग टू यूरोपियन नेशंस। यूरोपीय शक्तियों के लिए एक चेतावनी थी। और प्रकारांतर से, मतलब इन ए राउंड अबाउट वे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरह से यूरोपीय देशों को यह भी सिग्नल दे दिया कि हम यूरोप की तरफ नहीं जाएंगे और आप संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ नहीं आओगे। तो उसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आप को यूरोपियन पॉलिटिक्स से बाहर रखा था, बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि उस समय तो एशिया में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, पैसिफिक रीजन में थी, प्रशांत क्षेत्र में, लेकिन साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, इसमें अमेरिका की कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां से पहले से यूरोपीय देश उन क्षेत्रों में जमे हुए थे और यूएसए ने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को अलग कर रखा था। तो खैर चलिए, वो बात हुई। तो कुल मिलाकर फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए को यूरोपियन वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा, और जो यूरोपीय वॉर में उसको हिस्सा लेना पड़ा। तो यूएसए का एक्सक्यूज यह था कि देखिए, हम यूरोप के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, यूरोप हमारे दरवाजे पर आ गया है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा कि एक जर्मन पनडुब्बी ने एक ऐसे यात्री जहाज को डुबो दिया है जिसमें 11 अमेरिकन सिटीजन थे और वो मारे गए, तो अमेरिकन सिटीजन की रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो इस बेसिस पर वो वर्ल्ड वॉर में कूदा।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हो कि पर्ल हार्बर जो अमेरिकन नौसैनिक अड्डा है उस पर जापान ने अटैक किया और जर्मनी ने जापान का समर्थन किया, तो जाहिर है कि ये एक्सक्यूज बना यूएसए के लिए कि भाई हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद फिर रूजवेल्ट ने इस बात से परहेज किया कि हमें यूरोपीय मामले में किसी प्रकार की दखलंदाजी डालनी है। लेकिन यूएसए के बाद, यानी आप यह कहेंगे कि जब रूजवेल्ट का डेथ हुआ तो रूजवेल्ट के डेथ के बाद जो उसका सक्सीडिंग प्रेसिडेंट आया, जिसको आप ट्रूमैन कहते हो, हेनरी ट्रूमैन, तो हेनरी ट्रूमैन ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया, क्योंकि हेनरी ट्रूमैन ने यह देखा कि धीरे धीरे यूरोप में साम्यवाद का खतरा मर्रा रहा है, तो वह सीनेट से अनुमति लेकर और उसने उसी समय एक प्रसिद्ध ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की घोषणा की और उसी में कोल्ड वॉर की घोषणा उसने दी। और उस घोषणा के अनुसार वह यूरोप के मामले में स्पष्ट दखलंदाजी की। उसने पहली बार भूमध्य सागर में एक अमेरिकन पनडुब्बी रखी। 1949 में नाटो का गठन हुआ और नाटो के गठन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपियन पॉलिटिक्स के एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगा। और फिर 1950 से 53 के बीच आपको हिस्ट्री में आप जाओगे तो आप एक घटना देखोगे, कोरियाई संकट, दैट इज कॉल्ड कोरियन क्राइसिस। तो कोरियन क्राइसिस के बाद अब यूएसए को ऐसा लगने लगा कि देखिए यहां पर सोवियत रशिया और चाइना का बड़ा ही एग्रेसिव पॉलिसी है, और इसी को ध्यान में रखकर उसने कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और पूरी दुनिया में अमेरिकन सैनिक अड्डों का विस्तार होने लगा। तो ट्रूमैन के समय जो अमेरिका फैला था, डोनाल्ड ट्रंप उस अमेरिका को फिर अपने, जिस तरह आप देखते हो जो घोंगे अपने फिर अपने सीप के अंदर घुस जाता है, उसी प्रकार से नाउ यूएसए ट्राई टू रिसीड इनटू इट्स ओन शेल। यूएसए की स्थिति उस घोंगे की तरह है ट्रंप के समय, जो फिर एक बार सिकुड़ कर वो अपने ही शिप में सिकुड़ कर घुस जाना चाहता है। और यही चीज हमें समझना है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका क्या रिपरकर्शन होगा, क्या इसका प्रभाव होगा, किन किन देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ना है। और इसका सबसे बड़ी चीज यह है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से अफेक्ट करना है, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उन तमाम चीजों को हमें अपनी नजर पर रखना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कहां से शुरू करें। तो हम ट्रूमैन के समय, ट्रूमैन अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन के समय नाटो का गठन, नाटो का गठन कब हुआ था? तो चलिए इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, बात बराबर। फॉर्मेशन ऑफ नाटो इन 1949। तो नाटो का फॉर्मेशन 1949 में हुआ। शीत युद्ध 4 दशकों तक चलता रहा। 1990 में शीत युद्ध का खात्मा हुआ और जब इस संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो का गठन किया था, उसी समय सोवियत रूस ने वार्सा पैक्ट बनाया था। लेकिन सोवियत रूस का जो वार्सा पैक्ट है वो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बिखर गया। लेकिन अमेरिका ने न केवल अपने नाटो को बनाए रखा बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो उत्तरदायी रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक नाटो जो डिफेंस एक ट्रीटी थी, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अधिकांश जो रिसोर्सेस थे, मोर देन 80-85% रिसोर्सेस यूएसए से आते रहे और यूएसए के द्वारा इसका संचालन होता रहा था। अब इसका पहला शिकार नाटो होने जा रहा है, क्योंकि बहुत पहले जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने 1O का फेज में आया था, जब डोनाल्ड ट्रंप का जब पहला टेन्योर था, तो पहले टेन्योर में ही डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा उठाया था, यूरोप की सुरक्षा का खर्च हम वहन नहीं करेंगे। यूरोप हैड टू फाइनेंस इट्स ओन डिफेंस। अब इसको यूरोप को अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करना पड़ेगा। वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सटेंड द मिलिट्री सपोर्ट टू यूरोप अनकंडीशनली। हम जिस तरह से अब तक अनकंडीशनली यूरोप को मिलिट्री सपोर्ट देते आए हैं, सैनिक समर्थन देते आए हैं, अब नहीं, अब नो मोर। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब इसको समझ रहा है यूरोप को, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप एक नॉटी चाइल्ड समझता है कि भाई बड़ा ही शैतान बच्चा है, ये बहुत धूर्त है, बहुत चालाक है, ये विभिन्न स्रोतों से अपना फायदा उठाता है, हमसे मुफ्त सुरक्षा लेता है। रूसी गणतंत्र जबकि अभी यूक्रेन से वॉर में है, तो रूसी गणतंत्र से वह बहुत ही कम कीमत पर जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स है वो ले रहा,
मतलब उसे ऑयल खरीद रहा बहुत ही कम कीमत पर, यानी फ्यूल ले रहा। और तीसरा, चाइना से सस्ते दर पर अपना प्रोडक्ट्स ले रहा। तो चाइना से सस्ते प्रोडक्ट्स ले रहा, रूस से सस्ते तेल ले रहा और हमसे मुफ्त सुरक्षा ले रहा। अब इसको अधिक समय तक नहीं चलने देना है भाई, तुम अपने खर्च का प्रबंध करो। अब उसमें समस्या माय स्टूडेंट्स ये होगी कि यूरोप में जब तक अमेरिका है तब तक यूरोपीय देशों में सहमति है। आज की तारीख में आप तुम देखोगे तो नेटो के जो मेंबरशिप है वो बढ़ के अब 32 हो गए, 33 भी होने वाले हैं, 31 हो गए हैं, 32 बहुत जल्दी होने वाले हैं और 33 भी लाइनअप में है। तो कुल मिलाकर 30 प्लस में, अब ऐसा मानकर चलिए। तो अब सवाल यह उठता है कि इसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी, यानी पूर्वी यूरोप के देश हैं, मध्य यूरोपीय देश हैं और पश्चिमी यूरोप के देश भी हैं। अब दिक्कत यह है कि पूर्वी यूरोप के देश, मध्य यूरोप के देश और पश्चिमी यूरोप के देश, इनके बीच आपस में सहमति नहीं। तो जब इनके बीच आपस में सहमति नहीं है तो फिर यूएसए के निकलने के बाद क्या यूरोप अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर पाएगा? और विशेषकर तब जब एक आक्रामक रूस उनके गले पर लटक रहा है, एक लटकती हुई तलवार है। तो इस आक्रामक रूस को देखते हुए क्या यूरोपीय देश, पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देश आपस में सहमति बनाकर रख पाएंगे? ये बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुद्दा उठता है कि क्या नेटो के निकलने से या अमेरिका के हाथ खींचने से यूरोप की सुरक्षा में जो खालीपन होगा उसको यूरोपीय देश स्वयं किस हद तक भर पाएंगे? दिस इज द वन पॉइंट। सेकेंड वन पॉइंट इज रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध, अब रूस यूक्रेन युद्ध जब उनका एक, आप कह सकते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में इलेक्शन एजेंडा रहा है और जगह जगह देने वाले अपने स्पीच में इस बात को स्पष्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जब पावर में आएंगे तो सबसे पहले हम रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकेंगे। भाई आप रोकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, किन शर्तों पर रोकेंगे आप, और जिन शर्तों पर आप युद्ध को रोकेंगे उससे किसको फायदा होगा? तो पता चलता है कि वो कहेंगे स्टैंड स्टिल, जिसने जो भूभाग लिया, जो दिया, अब आप युद्ध को रोको और सीज फायर अविलंब करिए और दोनों निगोशिएटिंग टेबल पर आइए और सहमति बनाइए। अब इसमें फायदा रूस को होगा क्योंकि रूस ने यूक्रेन के एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रूस यूक्रेन वॉर है, पहला युद्ध है जिसमें वन पावर हैज कैप्चर्ड द लैंड ऑफ द अदर एंड देन दिस पावर विल रिमेन टू बी द डी फैक्टो रूलर ऑफ दिस रीजन। मतलब कि एक पावर है जिसने किसी दूसरे पावर के भूभाग पर कब्जा कर लिया है, किसी दूसरे राज्य के भूभाग पर कब्जा कर लिया है, और जिस दूसरे राज्य के भूभाग पर कब्जा किया है उसका वास्तविक स्वामी बनकर वो बैठ जाएगा, क्योंकि सीज फायर में वह भूभाग लौटाने का दबाव नहीं होगा रूस के ऊपर, बल्कि स्टैंड स्टिल, जैसी भी हो, जिस पॉइंट पर आप हो उसको युद्ध को रोकिए और यही युद्ध को समाप्त करके समझौता करिए। इसे रूस को फायदा है, रूस अपने आप को विजेता की तरह व्यवहार करेगा, अपने मित्रों के बीच यह दर्शाएगा कि वी आर द विनर, हमने इस युद्ध को जीता है, और यूक्रेन अपने आप को हारता हुआ सा महसूस करेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अविलंब अगर रूस पर दबाव नहीं भी डालता है युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन पर, तो अभी वह तुरंत यूक्रेन को सहायता देने से हाथ पीछे खींच लेगा, और जब वो हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन सस्टेन इस वॉर में नहीं कर पाएगा और यूक्रेन का पूरी सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। ये यूरोपीय देशों की चिंता का कारण है, क्योंकि अगर यूक्रेन का सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हुई इससे यूरोपीय देश सीधा प्रभावित होंगे। इसलिए आपने पेपर में भी हाल में पढ़ा होगा कि जर्मनी में एक कोलिशन जो गवर्नमेंट थी, गठबंधन, वो टूट गई है इसी मुद्दे पर, क्योंकि जो अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर जर्मनी का है वह यूक्रेन को और भी अधिक सहायता देना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अमेरिका ने सुरक्षा से हाथ पीछे खींच लिया तो फिर यूक्रेन के भविष्य का क्या होगा। तो यूरोप का भविष्य अधर में लटका हुआ है, यूक्रेन का भविष्य अधर में लटक रहा है, और यह डोनाल्ड ट्रंप के आने का सीधा प्रभाव दिख रहा है। दूसरा, तीसरा, कौन दुखी होगा? तो ईरान। अब देखिए, ईरान की पॉलिसी अपनी बड़ी अजीब रही है। वो अपने प्रॉक्सी पावर, आपने नाम सुना होगा उसके, जो प्रॉक्सी
पावर है वो यह एक शिया कंट्री था। इसको एक तरफ इजराइल के विरोध का भी सामना करना पड़ता, दूसरा सुन्नी कंट्री के विरोध का भी सामना करना पड़ता। तो इसने अपना एक प्रॉक्सी बनाया हुआ है। इस प्रॉक्सी को आप जानते हो कि इसने फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमास को पैदा किया, इसने लेबनान में हिजबुल्लाह को इस्टेब्लिश किया, इसने यमन में आप जानते ही हो कि हूथी विद्रोहियों को इस्टेब्लिश किया। तो इसने इसके अलावा इराक में इसने शिया ग्रुप को पैदा किया हुआ है। तो एक्चुअली सीरिया में इसका एक फैक्शन काम कर रहा है। तो यह अपने प्रॉक्सी को इस्टेब्लिश किया है लेबनान में, फिलिस्तीनी क्षेत्र में, यमन में, इराक में और सीरिया में। इसके 5-5 प्रॉक्सी वर्क कर रहे हैं और ये पांचों प्रॉक्सी मिलकर इजराइल को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजराइल ने इसीलिए एक आक्रामक रुख अपनाया। उसने हमास के हेड को भी सफाया कर दिया, जैसा कि आप जानते हैं, और उसने इसके अतिरिक्त उसने हिजबुल्लाह के हेड को भी अपना निशाना बना लिया। और सबसे बड़ी बात है कि हमास का हेड स्वयं ईरान के कैपिटल में मारा गया और ईरान के सामने भी उसने ओपन शक्ति प्रदर्शन किया। तो यह जो आप देख रहे हो, तो इससे ईरान जो अपना प्रॉक्सी पावर्स को जो स्टैब्लिश किया हुआ था, तो इसका यही मानना था कि हम इजराइल के युद्ध को एक नया सा मोड़ दे देंगे। इस युद्ध को मोड़ देने के बाद हम अमेरिका पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करेंगे और न्यूक्लियर मुद्दे पर हम अमेरिका को वार्ता के टेबल पर लाएंगे और उसको रियायत बरतने का दबाव डालेंगे। तो अमेरिका हमारे प्रॉक्सी के दबाव में और जो इजराइल पर हमारा दबाव होगा, इसलिए अमेरिका हमारे साथ समझौता करेगा, वो समझौता हमारे फेवर में होगा। अब तक जो बाइडेन से ईरान की यही उम्मीद थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आगमन ने ईरान के लिए एक नए खतरे की सूचना दी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर इजराइल का खुला समर्थन करेगा। फिर एक बार वह जो ईरान पर परमाणु समझौता करने के लिए दबाव डालेगा, ईरान पर एम्बार्गो लगाएगा और ईरान पर एम्बार्गो आर्थिक नाकेबंदी लगाकर ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और सैनिक दबाव बनाएगा, इजराइल का समर्थन करेगा। उस कारण से ईरान का जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप का आगमन खुमैनी के लिए एक नई चिंता का कारण है। तो ईरान पर इसका यह इंपैक्ट दिखेगा। अब इसका इंपैक्ट कहां कहां दिखना है? इसका एक इंपैक्ट दिखना है ढाका पर, क्योंकि देखिए ये जग जाहिर है कि जो बाइडेन ने एक तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया था, एक तरह से उसने जो बाइडेन है उसने कुल मिलाकर जो बांग्लादेश में जो अभी शेख हसीना की सरकार को पुल डाउन करने में जो बाइडेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और मोहम्मद यूनिस भी जो बाइडेन के ही नॉमिनी है और मोहम्मद यूनिस के नाक के नीचे जमायत इस्लामी से लेकर बहुत सारे जो कट्टर इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव हो गए हैं। और शेख हसीना वाजिद और उसकी जो पार्टी है उसके पार्टी मैन को सीधा निशाना बनाया जा रहा है, बहुत सारे आप कह सकते हो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के द्वारा। तो और इसको एक तरह से समझिए तो एक सीक्रेट समर्थन सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिल रहा था। इंडिया हाथ मल रहा था क्योंकि वह इस बात को समझ पा रहा था कि जो बाइडेन का इसमें रोल है, लेकिन खुलकर इंडिया बोल नहीं पा रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आगमन से क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप सीधे ढाका से अपना हाथ मोहम्मद यूनिस से पीछे खींच लेगा और मोहम्मद यूनिस से पीछे हाथ खींचेगा तो ढाका पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा चुनाव कराने को। और वहां का जो मिलिट्री शासन है, और एक्चुअली है तो मोहम्मद यूनिस, लेकिन मोहम्मद यूनिस तो कोई इलेक्टेड हेड है नहीं, आपको पता है। तो वास्तव में आप कहेंगे तो पर्दे के पीछे से मिलिट्री ही रोल प्ले कर रही है। तो अब उस मिलिट्री शासन को आगे चुनाव कराना होगा और उनको बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनानी होगी जिसमें अधिकांश पार्टियों की सहमति हो और जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उनका जो रेटरिक है वो टोन डाउन होगा। तो यह उम्मीद की जा सकती है कि ढाका में जो अब तक जो खेल खेला जा रहा था वो खेल का अंत हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नापसंद करेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कह दिया है कि भाई ढाका में हिंदुओं की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अब चुनाव के समय आपने याद किया होगा ये बात डोनाल्ड ट्रंप के मुख से निकला था। तो ढाका भी आप देखेंगे
दबाव में आएगा और वहाँ पर भी इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ना है। अब कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ना है? अब देखो, सबसे बड़ी चीज है भूमंडलीकरण। इसका निशाना बनेगा भूमंडलीकरण। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूमंडलीकरण का जनक अगर आप मानोगे तो आपने एक नाम सुना होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन को आप भूमंडलीकरण, क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा रीगन थैचर युग। रोनाल्ड रीगन अमेरिकन प्रेसिडेंट और मार्गरेट थैचर ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर ने मिलकर दुनिया को खोलने का एक उपक्रम किया था, इनिशिएटिव लिया था, और इसी क्रम में 1989 की वाशिंगटन सहमति हुई थी। वाशिंगटन सहमति हुई थी। अभी जो वाशिंगटन सहमति है, वाशिंगटन सहमति टूटने वाली है। अब ये वाशिंगटन सहमति कैसे टूटने वाली है? तो इसलिए क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेड वॉर छेड़ने वाला है। उसने स्पष्ट कह दिया है कि उसने इंडिया तक को भी अपने निशाने पर लिया हुआ है। इसको कहा कि भाई टैरिफ किंग है इंडिया, मनमाने ढंग से टैरिफ लगाता है, अमेरिकन प्रोडक्ट पर 100 से 150% तक टैरिफ लगाता है। तो बोला कि हम तो अब जो दुनिया के जो प्रोडक्ट है उस पर 20% के हिसाब से हम टैरिफ को इम्पोज कर देंगे। मतलब हम जो चुंगी है वो 20% चुंगी सारे प्रोडक्ट पर लगाएंगे और चाइना के प्रोडक्ट पर 60% चुंगी लगाएंगे, और चाइना के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर 200% चुंगी लगाएंगे। अब बताइए, ऐसे में तो भूमंडलीकरण निढाल हो गया। एरा ऑफ भूमंडलीकरण एंडेड नाउ एंड द एरा ऑफ डीग्लोबलाइजेशन वंस अगेन स्टार्टेड। वैसे भी देखिए, एक प्रसिद्ध मतलब ब्रिटिश अर्थशास्त्री, उनका नाम है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्हें कहा कि इन द वर्ल्ड द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डीग्लोबलाइजेशन विजिटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी 19वीं सेंचुरी में भी आपको ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला, लेकिन जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो फिर डीग्लोबलाइजेशन का युग आरंभ हो गया, जब गोल्ड स्टैंडर्ड को दुनिया ने छोड़ दिया था। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेमी ग्लोबलाइजेशन वहां से स्टार्ट हुआ, और जब 1919 में जब वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो एरा ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का अब एंड हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक नए ट्रेड वॉर छेड़ने वाले हैं। तो इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। अब आप देखिए और क्या होना है। अब होना है पश्चिम एशिया में। तो पश्चिम एशिया में आपने ईरान की स्थिति तो देख ही ली। अब इसको सबसे बड़ी खुशी होने वाली है किसको? तो इजराइल को, और पूर्वी यरूशलेम को इसको फायदा होने वाला है। मैंने पूर्वी यरूशलेम इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि जो तेल अवीव है उसकी कैपिटल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही मान लिया था, उसने अपना जो दूतावास है, अमेरिकी दूतावास, वो पूर्वी यरूशलेम में कर दिया था, और मान लिया था कि पूर्वी यरूशलेम गलत तरीके से इजराइल का है और इजराइल को ब्लाइंड फेवर करेगा। अब तक जो बिन्यामिन नेतन्याहू था वो बहुत ज्यादा दबाव में था, क्योंकि जो बाइडेन कई बार अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेज चुका था और बार बार जो बाइडेन की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि आप हॉस्टेज क्राइसिस पर वार्ता करिए और युद्ध को समाप्त करिए। तो जो बाइडेन का दबाव युद्ध को समाप्त करने के लिए था, लेकिन ऐसा कोई दबाव डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नहीं आने वाला है। तो बिन्यामिन नेतन्याहू को तो चल निकली, ऊपर से जब ईरान पर दबाव पड़ेगा तो इसमें सबसे अधिक खुशी बिन्यामिन नेतन्याहू को होगी। तो अब इस तरह से आप देखते हो तो इजराइल को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात है, यही डोनाल्ड ट्रंप है 2020 में, आपको याद होगा, उसने अब्राहम एकॉर्ड को प्रोत्साहित किया था, अब्राहम एकॉर्ड। लेकिन जो अब्राहम एकॉर्ड है वो ध्वस्त हो गया। अभी जो वेस्ट एशिया में जो नए नए करामात हुए उस कारण से अब्राहम एकॉर्ड ध्वस्त हो गया। अब एक बार फिर अब्राहम एकॉर्ड अब आने वाला है और उस अब्राहम एकॉर्ड का एक्सटेंड करना चाहेगा। और इसमें आपको ध्यान कर लीजिए कि जो बाइडेन धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहा था इस बात के लिए, 2 स्टेट सोल्यूशन, कि अब इजराइल की समस्या का एक ही समाधान है, 2 स्टेट सोल्यूशन। हालांकि खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन
टू स्टेट सोल्यूशन के मूड में जो बाइडेन था, डोनाल्ड ट्रंप उसके मूड में नहीं है। हाँ, हो सकता है भविष्य में हो जाए, क्योंकि अब वो चाहेगा कि हम अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरेबिया को भी ले आए। लेकिन जब सऊदी अरेबिया अपनी शर्त रख देगा, वो कहेगा कि देखिए हम तभी इजराइल से समझौता कर सकते हैं जब इजराइल टू स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो जाए। तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए या उसको इजराइल के कैंप में लाने के लिए आगे डोनाल्ड ट्रंप मान जाए, लेकिन अभी वह टू स्टेट सोल्यूशन के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका फायदा इजराइल को मिलने वाला है। अब देखते हैं भाई चीन का क्या। तो अब अनुमान करिए चीन खुश हो या दुखी हो। दुखी इसको इसलिए होना चाहिए कि इसके टैरिफ, इसके प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैरिफ वो लादने वाला है। हालांकि चीन की इकोनॉमी का वैसे भी खास्ता हाल हुआ पड़ा है, बट चाइना हैज स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन इट्स इकोनॉमी एंड the China has even increased the level of investment from 3% to 4% of its GDP in order to revive its economy. चीन अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जीडीपी के 3% से 4% तक का निवेश करने वाला है। तो ये इसलिए करना चाह रहा है कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाए और इसका प्रभाव सीधा हमारी इकोनॉमी पर ना पड़े, जो टैरिफ वॉर शुरू करने वाला है जो बाइडेन। तो चाइना, अच्छा, और जहां तक टैरिफ वॉर से दुखी होने का सवाल है, तो जो बाइडेन को तो वैसे भी दुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि सॉरी नॉट जो बाइडेन, चाइना को तो वैसे भी दुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि चाइना जो बाइडेन के समय भी तो टैरिफ वॉर का शिकार रहा था। जो बाइडेन ने भी चीनी प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ था। यूरोपीय यूनियन ने भी चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी। तो चीन तो वैसे भी टैरिफ की मार से पहले ही परेशान था। इस मुद्दे पर कोई बहुत ज्यादा फर्क उसे पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चीन को थोड़ी बहुत खुशी भी होगी, एक खुशी भी होगी और एक दुख होगा। खुशी किस बात की होगी? जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका को सहायता रोकेगा, जो बाइडेन के जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। और जो बाइडेन के जाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहला काम यही करेगा कि वह नेटो को समर्थन देना बंद करेगा। तो जिस कारण से अब उसके जो अपने पहले की मित्र मंडली है वो कमजोर होगी, और अगर अमेरिका की मित्र मंडली कमजोर होती है, उसका सबसे बड़ा फायदा किसे होने जा रहा है? अनुमान करिए, वो है चीन। दूसरी बात है कि क्वाड में उसकी दिलचस्पी है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उसकी दिलचस्पी है, लेकिन वो कहेगा कि जापान, कोरिया और फिलीपींस अपना खर्च उठाए। जापान को कहेगा तुम भी खर्च करो, फिलीपींस को बोलेगा तुम भी भाई इन्वेस्ट करो, अमेरिका कब तक तुम्हारी सुरक्षा करेगा? मतलब जो बाइडेन का हाथ बहुत, मतलब ही इज ए कंप्लीट बिजनेसमैन एंड कर सकते हो अनप्रेडिक्टेबल। उसके विषय में कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता। बड़ा ट्रांजैक्शनल टाइप का वो लीडर है। वो सीधा कहेगा भाई अपना खर्च, अपनी सुरक्षा का आप खुद उठाइए। इससे जो जापान के ऊपर आर्थिक बर्डन पड़ेगा या फिलीपींस के ऊपर, जापान तो चलिए फिर भी इकोनॉमिकली ज्यादा वेल ऑफ है, लेकिन फिलीपींस है और कोरिया है, तो उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। इससे चीन को खुशी होगी, क्योंकि इससे अमेरिका के एलाइज कमजोर होंगे और ये उसका फायदा पार्ट है। नुकसान पार्ट क्या है कि रूस को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वह यूक्रेन वॉर को समाप्त करेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा रूस को मिलेगा। आप देखिए व्लादिमीर पुतिन ने किस प्रकार से स्वागत किया है डोनाल्ड ट्रंप के आगमन का, और व्लादिमीर पुतिन ने जो उत्साह दिखाया है वो दर्शाता है कि रूस का कितना संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण है। तो अब क्या होगा कि जो एक चाइना अपने लीडरशिप में एक ग्रुप बना रहा था, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, या चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया की चार की जो चौकड़ी बन रही थी, चौकड़ी टूट जाएगी, क्योंकि रूस अब चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। जिस समय यूक्रेन वॉर समाप्त होगा, रूस चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। इस बात से चीन दुखी होगा। तो चीन को एक तरफ खुशी भी हो रही है कि अमेरिका के मित्र राज्य कमजोर होंगे डोनाल्ड ट्रंप की नीति के कारण, लेकिन दूसरी तरफ रूस उसके खेमे में नहीं रह जाएगा, या रूस का डिपेंडेंस चीन पर नहीं रह जाएगा। वह चीन की चिंता का कारण है। दोनों बातें होंगी। तो ये आप
चीन पर देख रहे हो। अब हम आते हैं भारत के ऊपर। आपको क्या लगता है, भारत को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? इंडिया। तो देखो, तात्कालिक रूप में भारत को दो बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। एक है कि भारत के प्रोडक्ट पर जो बाइडेन चुंगी लगाएगा, तो चुंगी लगाएंगे तो उस कारण से क्या होगा कि खासकर आप समझ सकते हो कि जैसे इस्पात है, इससे पहले एल्युमिनियम पर लगा चुका था, तो बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स पर। और अगर इंडिया और यूएसए के तो सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, चाइना से भी बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसए, और चाइना और इंडिया ट्रेड पार्टनर है, लेकिन स्थिति क्या है कि चाइना हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करता और अपने यहाँ इंपोर्ट कम करता। लेकिन अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा फेवरेबल है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो अब तक हमारे लिए बड़ी मजेदार स्थिति थी। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट पर चुंगी लगाएगा, तो इसका घाटा तो हमें उठाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, एक और भी हमें नुकसान होगा, क्योंकि आपने एक बड़ा ही फेमस टर्म है, आपने सुना होगा 1HB1 वीजा का नाम आपने सुना होगा। HB1 वीजा हमारा जो आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अमेरिका में एंट्री के लिए वीजा मिलती है। तो हमारा जो आईटी सेक्टर, उसका 80% जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका को ही एक्सपोर्ट होता है। तो अब उससे क्या होगा कि HB1 वीजा को जो टाइट करेगा, तो उस कारण से क्या होगा कि हमारी आईटी सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये एक कष्ट की बात है। जो उसका वीजा रूल्स जरूर कठोर हो सकता है, जिसकी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फायदा क्या होगा कि चीन पर उसका जब शिकंजा कसेगा, रूस जब चीन के खेमे से बाहर हो जाएगा, जब ढाका पर डोनाल्ड ट्रंप का शिकंजा कसेगा, जहां की अनफ्रेंडली गवर्नमेंट इंडिया का एस्टेब्लिश किया है, तो उसका फायदा इंडिया को मिलेगा। लेकिन एक इंडिया के लिए फिर थोड़ा सा कष्टकर चीज है कि चाबहार पोर्ट जो ईरान के साथ मिलकर डेवलप करना चाह रहा है, तो ईरान पर जब अमेरिका शिकंजा कसेगा तो भारत और ईरान के जो सुधरते हुए संबंध है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो एक अकेला आदमी, एक अकेला प्रेसिडेंट, एक अमेरिका में आने वाला डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया की कर सकते पूरी दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया भूचाल लाने वाला है। कहां से कहां तक भूचाल जाएगा, उस भूचाल की सीमा को आप देख सकते हो। तो यही मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता था कि वैसे अलग अलग पार्ट में आपने देखा होगा या पेपर में पढ़ा होगा या मीडिया वाले उसको बोलते हैं। हमने सोचा कि एक स्ट्रक्चर बना के आपके सामने रख दूं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ना है। तो आज यही छोटा लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे दिन आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।